नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 भारत की खोज का सेकंड टॉपिक है आर्यों का आना। बच्चों, क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 8 बसंत और क्लास 8 भारत की खोज का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता का समरी भी बना चुकी हूँ और सिंधु घाटी सभ्यता का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर चुकी हूँ और भारत की खोज का बहुत सारा मैं चैप्टर बना चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन समरी। और बसंत भाग 3 क्लास 8 का बहुत सारा मैं क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन समरी भी बना चुकी हूँ और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप से मैं बनाई हूँ। उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग जानते हैं आर्यों का आना। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यहाँ पर नेहरू जी यह बताने का कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं हम लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये लोग थे, आर्य लोग थे, ये लोग कहाँ से आए थे और उसका कुछ पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इसकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, तो यह भी उनको ऐसा लग रहा है, अनुमान लग रहा है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी, मतलब भारत की ही संस्कृति इनकी भी संस्कृति थी। उनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती है। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है और कुछ जो विद्वान होते हैं उन लोगों को दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति और आर्य जाति जो है उन लोगों के बीच की जो संस्कृति है, तो दोनों की संस्कृति एक ही दिखाई देती है, अलग अलग संस्कृति नहीं दिखाई देती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। तो यहाँ पर नेहरू जी यह बता रहे हैं कि कुछ लोग भारत में भी आए थे, तो यह घटना जो है, यह जो आर्य लोग यहाँ पर आए, वह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले यह हुई होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी यही समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आर्य लोग आए हैं यहाँ पर, वे भारत के ही निवासी हो सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों का किस तरह से आना हुआ, उनकी संस्कृति और द्रविड़ जाति की जो संस्कृति थी, दोनों की संस्कृति में समानता दिखाई देती है और दोनों की संस्कृति भी एक ही थी। तो इसको लेकर के उनकी सोच ऐसी है कि ये भारत के ही निवासी हो सकते हैं। आगे नेहरू जी बता रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। व्याख्या मतलब सबूत नहीं मिलती। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का कहना यह है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका अंत किस तरह से हो गया, कोई दुर्घटना से हो गया या किस तरह हो गया, इसका कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। तो यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस तरह से हो गया, तो इसके बारे में नेहरू जी यह अनुमान लगा रहे हैं कि सिंधु नदी जो थी उस टाइम में भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध थी। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ बहुत भयंकर नदी होता है जो क्या होता है,
बाढ़ का पानी जो है गांव और शहरों में अचानक से आ जाता है, और अचानक से आने के बाद क्या होता है, चारों तरफ घर, और चाहे 2 मंजिले मकान हो, घर हो, पेड़ पौधे जो भी हैं सारे बह जाते हैं। कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। फिर वहां पर खेत भी नहीं बचता है, उपज उपजाने के लिए, मतलब फसल उगाने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं रह पाता है, चारों तरफ पानी ही हो जाता है। तो इसलिए भी इनको ऐसा लग रहा है कि सिंधु नदी में जो बाढ़ आई होगी तो कई गांवों को बहा ले जाती होगी। तो यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो, और जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, पानी हमेशा के लिए नहीं रहता है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी के बाद सारा पानी जो है बहाव से इधर उधर चला जाता है, और फिर धीरे धीरे धरती जो है सूखती जाती है, और खेतों पर जो है रेगिस्तान छा जाता है। रेगिस्तान क्यों छा जाता है? क्योंकि वहां पर जब बाढ़ आती है, बहुत अधिक पानी वहां जो गांव में आ जाता है शहर में, तो पूरे शहर तो डूब जाते हैं। लेकिन वहां पर जब पानी आता है, बाढ़ का पानी, तो उसमें बहुत बालू रहता है, रेत रहता है। तो वह बालू क्या होता है, पूरे जमीन पर छा जाता है। मतलब पूरा जितना भी जमीन है, घर है, उस सब के ऊपर भी पूरा लेयर बन जाता है, उसका छा जाता है। तो उससे क्या होता है, खेती भी नहीं हो सकती है वहां पर। तो यही बात इसमें कहा गया है कि यह भी संभव है, मतलब यह अनुमान है कि मौसम के परिवर्तन से, जब मौसम में परिवर्तन हुआ होगा बाढ़ आने के बाद, तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा, जमीन सूखती गई होगी और खेतों पर रेगिस्तान छा गया होगा, जहां पर उपज नहीं होते हैं, बालू ही बालू होते हैं। तो ऐसा हो गया होगा। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई, और नगर वासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। तो यहाँ पर इस बात का भी सबूत मिल रहा है कि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी, तो वहां जो मोहनजोदड़ो का जो खंडहर प्राप्त हुआ है, टूटा फूटा इमारत और बहुत कुछ ऐसा है जहां पर मिट्टी उसमें भरा हुआ है, बहुत कुछ वहां पर टूटा फूटा चीज देखने को मिला है। तो उससे यह सबूत निकलता है कि बालू की तह पर तह जमती गई। तो आपको मैं बताई थी कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी में बहुत अधिक मात्रा में 65-70% लगभग, उसमें 50% जो है बालू रहता है पानी में मिला हुआ। तो बालू की तह क्या हुआ, बाढ़ आने के बाद बालू का तह जम गया, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई। और क्या हुआ, बाढ़ का पानी आने से जब उसमें बालू आ गया, मिट्टी आ गया, तो जो गड्ढा भी था उसमें भी भर गया मिट्टी, और वह सतह जो है वह बहुत ही पहले जो सतह था, मतलब पहले का जो जमीन था, उस जमीन से बहुत ऊंचाई पर बालू जम गई, मतलब बहुत ही ऊंचा हो गया। और नगरवासी क्या किए, वहां के लोगों को तो रहना था वहां पर घर चाहिए उनको, परिवार को रखना है, बच्चे को रखना है, अपना घर परिवार बसाना है नगरवासियों को। तो वे लोग को अचानक से कहीं चले तो नहीं जाएंगे। तो वे लोग क्या किए, नगरवासी मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। तो जो पहले जो मकान वे लोग तैयार किए हुए थे, तो उसी पर वे लोग क्या किए, वह जो मकान था वह तो नीचे दब गया, उसके ऊपर मिट्टी आ गया, लेकिन उसको खोद कर वे लोग जो उन लोगों को मिला, अपना घर का नींव मिला, उस पर वे लोग बेस तैयार करके उसी घर पर वे लोग क्या किए, मकान बना लिए नींव पर, और मजबूती से उसको मजबूती करके सीमेंट बालू वगैरह ला करके उसको मजबूत किए, और उसी पर वे लोग मकान बना लिए। तो इस बात को कह रहे हैं। तो खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। तो जब वहां पर खुदाई किया गया तो वहां पर पाया गया कि उस समय सिंधु घाटी के सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि उस समय जब खुदाई किए, बाद में जब खुदाई हुई तो वहां पर 2-3 मंजिले मकान भी मिले हैं। वह इस बात का सबूत है कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें ऊंची उठाई गई है।
तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस बात का भी जानकारी मतलब प्रमाण मिला है कि सतह के ऊंचे उठने से क्या हो गया, समय समय पर उनकी दीवार भी ऊंची उठाई गई, क्योंकि जब मिट्टी नीचे भरा रहेगा तो फिर ऊपर तो दीवार उठाना ही पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत प्रसिद्ध था और उपजाऊ था। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सिंध का जो सूबा मतलब जो जमीन था वहां पर, वह पहले के समय में बहुत ही उपजाऊ था और समृद्ध था, वहां बहुत खेती हुआ करता था। पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। लेकिन जब मध्य युग आया तो फिर क्या हो गया, वहां पर रेगिस्तान हो गया, अधिकतर बालू भर गया, मिट्टी भर गया, वहां खेती नहीं होती थी, तो उपजाऊ मिट्टी पर भी रेगिस्तान हो गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तन ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि हो सकता है कि मौसमी परिवर्तन मतलब मौसम में, हर मौसम में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि गर्मी का मौसम आ रहा है, फिर उसके बाद ठंडा का मौसम आएगा, बारिश होगी, तो हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन मौसम में होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हो सकता है कि मौसम के परिवर्तन ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया है। तो जब मौसम में परिवर्तन होगा तो रहन सहन की पद्धति तो प्रभावित होगा ही उससे, क्योंकि अगर एक ही जैसा मौसम तो हमेशा नहीं रहता है, अलग अलग मौसम होने के वजह से रहन सहन की पद्धति भी अलग अलग हो जाया करता है, तो इससे प्रभावित हुआ। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। तो यहाँ पर बता रहे नेहरू जी कि मौसम का जो परिवर्तन हुआ वह दूर दूर तक जो नगर थी, वहां नगर की सभ्यता थी, तो अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा, मतलब दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से पर यह सब प्रभाव ज्यादा पड़ा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी। तो यहाँ इस बात को बता रहे हैं कि यह जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, वह गंगा घाटी तक, या हो सकता है, अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि उससे दूर तक फैली थी। पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है, मतलब पर्याप्त सबूत नहीं है। वह बालू जिसने इसमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया, कुछ जो पुराने समय शहर थे उस टाइम में, सिटी थे, पुराने सिटी थे, शहर थे, तो क्या हुआ, बाढ़ जब आया तो बाढ़ आने के बाद क्या हुआ, पानी तो चला गया, सूख गया, लेकिन उस पर जो मिट्टी और बालू का रेत जो उस पर जम गया, तो क्या किया, उस शहर को ढक दिया, तो उसको सुरक्षित भी रखा। उसके अंदर बहुत सारे दबे हुए घर मकान वगैरह थे, जबकि दूसरे शहर जो थे और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड हो गए, और दूसरे शहर के जो प्राचीन सभ्यता थे वह धीरे धीरे नष्ट हो गए, क्योंकि हो सकता है कि उस पर बालू का रेत वगैरह उधर बाढ़ नहीं आया हो, तो बाद में क्या हो गया, ये सब खंड खंड हो गए। मतलब बाढ़ तो आया होगा लेकिन इसलिए वहां पर क्या हुआ, सारा खंड खंड हो गया। आगे बता रहे हैं नेहरू जी की सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के जो काल समय के बीच निरंतर संबंध के साथ साथ इस सिलसिले के टूटने या इसके अंतराल में प्रमाण भी मिल रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। मतलब पहले के जो सभ्यता थी वह सभ्यता अलग थी, उसका रहन सहन तौर तरीका अलग था, और बाद में आने वाली सभ्यता जो थी वह भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। मतलब बाद में जो सभ्यता का विकास हुआ तो उसमें शुरू में कृषि पर लोग अधिक जोर दिए, क्योंकि खाने पीने
और जीवन चलाने के लिए तो खाने की जरूरत होती है, कृषि की जरूरत होती है, खेती करना होता है। तो ये लोग कृषि पर अधिक जोड़ दिए, जो कि नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन में मौजूद था। खेतिहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे, और खेती करने के लिए यहाँ पर बताए गए हैं कि जो नए आर्य लोग आए थे वही लोग खेती पर जोड़ दिए। खेती करना चाहिए, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी, फसल नहीं होगी, तो फिर आदमी का जीवन कैसे चल सकेगा, अन्न कहाँ से मिलेगा। इसलिए उन लोगों ने ऐसा सलाह दिया कि खेती करना जरूरी है। उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। तो ये आर्य लोग जो हैं उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार यहाँ पर आए। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। तो ऐसा लोग मानते हैं कि आर्य जो लोग आए हैं, आर्यों का जो प्रवेश हुआ वह सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष के बाद हुआ। यह भी संभव है कि इसमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियां समय समय पर आती रही हो। तो यहाँ पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो आर्य लोग हैं, भारत में ये जो कबीले जातियां हैं समय समय पर आ रहे थे और भारत में जब्ज होती रही, यानी भारत के संस्कृति को ये लोग अपना लिए और भारत में ही ये लोग रह गए। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। तो इसमें बताया जा रहा है कि सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय मतलब एक दूसरे के साथ मेलजोल द्रविड़ और आर्यों के साथ सांस्कृतिक समन्वय हुआ, यानी दोनों की जो संस्कृति थी वह एक ही संस्कृति दोनों अपना लिए और ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाया। इसी समन्वय और मेलजोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। और क्या हुआ, इन दोनों आर्य और द्रविड़ लोग जो समन्वय कर लिए, एक ही संस्कृति को मानकर मेलजोल से रहे, तो इससे क्या हुआ, भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। मतलब हमारी जो भारत की संस्कृति है उसमें विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में और बहुत सी जातियां आई, और इसमें बताया जा रहा है कि बाद के समय में क्या हुआ, युगों में बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। तो यहाँ पर नेहरू जी यह बता रहे हैं कि आर्य और द्रविड़ तो आए ही यहाँ पर, लेकिन और भी बहुत सारी जातियां यहाँ पर आए और धीरे धीरे क्या हुआ, यहीं पर यहाँ की संस्कृति को वे लोग अपना लिए और भारत में ही घुल मिलकर रह गए। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और आप बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।